अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, ECL से नाम भी नहीं निकला, ना ही कोई इंडेमनिटी बॉन्ड लिया गया, ना ही लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया और बिल आखिर तिब्बी रिलीफ मिलने के बाद नवाज शरीफ आज खुसूसी कतरी एयर एम्बुलेंस में लंदन रवाना हो गए हैं। लंदन के इस सफ़र में शहबाज शरीफ साहब उनके साथ हैं, उनके जो ज़ाती मौलिज हैं डॉक्टर अदनान वो उनके साथ हैं। मरीम नवाज़ ने उनकी जो बेटी हैं उन्होंने उनको घर से ही रुखसत किया, एयरपोर्ट तक भी नहीं वो गई। हमारी दुआ है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जल्दी सेहतयाब होकर वतन वापस आएँ। और फिर जो नून लीग के पार्लिमानी उमूर हैं, कहा जा रहा है ख्वाजा आसिफ संभालेंगे और दीगर उमूर एहसन इकबाल साहब चलाएंगे। लेकिन इस सारी एपिसोड में मरीम नवाज़ की जो खामोशी है ये भी यकीनन मायनी खेज़ है, जबकि इस गैर मामूली सफ़र के पाकिस्तान की सियासत पर यकीनन गहरे और दूरस असरात मुरतब होंगे। क्योंकि नून लीग में एक धड़ा ऐसा भी है जो नवाज शरीफ के बाहर जाने पर जिसको तशवीश है, जो ये कहता है कि जब 2000 में नवाज शरीफ बाहर गए थे तब एक और सियासी जमात, एक और लीग बनी थी। क्या अभी कोई ऐसा ही उस धड़े को कोई ख़दशा मौजूद है? ये सवाल भी अब जो उठना शुरू हो गया है। और दूसरा सवाल ये है कि अब नून लीग का नया बयानिया क्या होगा? नवाज शरीफ के बैरून मुल्क रवानगी से नून लीग की सियासत पर कितने मनफी और कितने मुस्बत असरात मुरतब होंगे? लेकिन नवाज शरीफ के जाने के बाद एक तल्ख हकीकत फिर से सामने आ गई है कि 72 सालों से इस मुल्क में इंसाफ का एक निज़ाम कायम नहीं हो सका है। अब आज भी ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। कल वज़ीर आज़म ने भी इस बात का जो है ना वो इजहार किया। जो रिलीफ नवाज शरीफ को मिला है वो रिलीफ क्या किसी आम कैदी को या आम शहरी को मिल सकता था? ये भी सवाल उठ रहे हैं। 72 सालों से एक निज़ाम इंसाफ तो एक तरफ, इस बात पर भी अक्सर एतराज़ किया जाता है कि मुख्तलिफ़ वजूहात की बुनियाद पर आज तक इस मुल्क में किसी भी वज़ीर आज़म ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की है। वज़ीर आज़म इमरान खान इस मुल्क के 22वें वज़ीर आज़म हैं। इनकी हुकूमत को भी 1.5 साल का अरसा हुआ है, लेकिन अभी से नून लीग जो है ये हमें नए इंतखाबात का मुतालबा कर रही है। पीपल्स पार्टी को तो अगले साल नया वज़ीर आज़म भी नज़र आ रहा है और नए इंतखाबात भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। सवाल ये है कि वो नून लीग जिसकी कल भी ये शिकायत थी, आज भी ये शिकायत है, एतराज़ है कि मुल्क में कोई भी वज़ीर आज़म मुद्दत पूरी क्यों नहीं कर पाता, क्यों नहीं उसे मुद्दत को पूरी करने दिया जाता। लेकिन अब वो खुद ही मौजूदा मुंतखब वज़ीर आज़म जो है क्यों उनको मुद्दत पूरी करने नहीं दे रहे, जबकि अपोजिशन जमातें तो एक तरफ, अब जो हमें हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो भी अपोजिशन की ज़बान बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। हुकूमत इत्तेहादी जो आम इत्तेहादी है काफ लीग, अब वो भी हमें ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हालात ऐसे आइंदा ना हो जाए, आइंदा आने वाले चंद महीनों में, 3-6 महीनों में, कि आइंदा चंद माह में कोई भी वज़ीर आज़म बनने को तैयार नहीं होगा। सवाल ये है कि आखिर ऐसा माहौल क्यों बनाया जा रहा है जिससे ये तासुर पैदा हो रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान भी अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाएंगे। हुकूमत इत्तेहादी भी आखिर ऐसी बातें क्यों करने लगे हैं कि कुछ माह बाद कोई भी वज़ीर आज़म बनने को तैयार नहीं होगा, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान को भी इस बात का खूब इदराक है कि माइनस इमरान फार्मूला बहुत सौ की अवलीन ख्वाहिश भी है। बड़ी एक एग्रेसिव स्पीच थी कल प्राइम मिनिस्टर साहब की। मैं बात करूंगी, इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली हैं राना तनवीर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। वालेकुम सलाम। राना साहब, बिलाखिर नवाज शरीफ साहब इलाज की घर से बाहर चले गए, लंदन चले गए। अब सवाल अपनी जगह पर मौजूद है जो मुख्तलिफ जहनों में गर्दिश कर रहा है नवाज शरीफ साहब की वापसी से मुतल्लिक। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले साल नवाज शरीफ साहब जो थे वो वापस आए अपनी अहलिया को लंदन के अस्पताल में छोड़कर, फिर यहाँ आए, जेल गए, वो जेल में थे जब कुलसूम नवाज इंतकाल कर गई। फिर ये भी एक हकीकत है कि जो 1999 की जो एक तारीख़ है उसकी भी बातें हो रही हैं जब नवाज शरीफ साहब यहाँ से मुआहदा करके गए थे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब क्या इस चीज़ के लिए रेडी हैं? आगे आने वाली जो सिचुएशन होगी, सेहतयाब होकर जब वो पाकिस्तान वापस आते हैं, अल अजीज़िया में उनकी सज़ा ज़ाहिर है वो काट रहे थे, वो कन्विक्टेड हैं, कितना मुश्किल होगा उनके लिए, कितना आसान होगा उनके लिए कि जब वो वापस आएंगे सेहतयाब होकर, फिर उसी जेल में उनको वापस जाना पड़ेगा जहाँ से वो बीमार होकर इतनी बीमारियाँ लेकर वहाँ से निकले और आज बड़ी मुश्किल से, बड़ी तगोदो करके वो आज लंदन गए हैं। क्या तैयार हैं वो इसके लिए एक बार फिर से?
देखिए शाजिया, मुझे समझ नहीं आती कि जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है कि मियाँ साहब के बाहर इलाज के लिए जाना चाहिए, उस वक्त से तरह तरह की मीडिया पे और इधर उधर को क्या सलाइयाँ कोई तज्जिए आते रहते हैं। लेकिन आप ये बताएं कि मियाँ साहब का जो कंडक्ट है अपने केसों के मुतल्लिक, वो जिस तरह आपने अभी बात की कि लंदन से वो जब कन्विक्शन होगी उधर थे, अपनी बेटी के साथ आए और बेगम साहबा उस वक्त वो अलील थी और हॉस्पिटल में एडमिट थी और पता था कि उनकी बड़ी सीरियस बीमारी है और वो अपनी लड़ रही है उस बीमारी से, और आगे सीधे जेल चले गए। उससे पहले भी जब ये पनामा आया, जो JIT बनी, उसमें जिस तरह वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पे जाते रहे, वो यही था कि जो एक कानून की बालादस्ती है उसको तस्लीम करते हुए वो गए। हालांकि 19-20 ग्रेड के अफसर थे और प्राइम मिनिस्टर तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बने हुए थे और वहां बुमैया फैमिली पेश होते रहे। फिर जिस तरह कोर्ट्स में गए, एक पेशी भी उन्होंने वो नहीं जो मिस की हो, वो भी आपके सामने है। जितने भी केसेस हैं, किसी जगह पे भी उन्होंने ऐसा शो नहीं किया कि वो एहतसाब से या किसी भी इस प्रोसेस से पीछे हटने के लिए कुछ तगदो कर रहे हैं या उनकी सोच है। फिर उनको उम्मीद थी कि हमें इंसाफ मिलेगा अदालतों से और इंशाल्लाह जो आइंदा भी केसेस है उसमें भी मिलेगा। जो पिछले जो फैसले हैं वो भी आपके सामने है। जिस तरह वो एवन फील्ड वाला था, वो जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसका जब जमानत हुई उनकी, वो उसका तज्जिया किया उस जजमेंट का, वो भी आपके सामने है। तो मैं समझता हूँ ये क्या सर अभी जो बाहर गए, वो इंतजार करेंगे कि अल-अज़ीज़िया में सजा एवन फील्ड की तरह मुअत्तल हो, खत्म हो, तो वो वापस आए। क्योंकि जब वो पिछले साल लंदन से वापस आए थे तो इस तरीके से तो जाहिर है वो बीमार थे। जेल में जाने के बाद पता चला उनको फलां बीमारी है, ये भी है, वो भी है। तो सवाल मेरा ये है कि क्या वो फिर उस सारी सिचुएशन के लिए तैयार होंगे? देखिए, पहले ही उनको कुछ एलमेंट थी, कुछ बीमारियां थी। आपको पता है उनका हार्ट का जो प्रोसीजर हुआ था जब वो लंदन में थे, जद्दा से, वो आपके सामने बड़ी मुश्किल से वो अल्लाह ताला ने उनको जिंदगी दी, वो भी आपके सामने है। जो उनको शुगर और दूसरे प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर के, वो भी ये बात नहीं। अब जो नई उनकी डिटेरिएशन हुई है सेहत की, वो आपके साथ गवर्नमेंट ने बोर्ड बनाए जिसमें 10-10, 15-15 इनके अपने जो प्रोफेसर थे, बड़े नामवर डॉक्टर थे, उन्होंने, और इनकी अपनी हेल्थ मिनिस्टर जो पंजाब में है वो भी तस्दीक करती रही। खुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैंने अपने तौर पे शौकत खानम के अपने डॉक्टर से भी चेक करवाया और उन्होंने भी कहा कि जी वो सीरियसली इल है। तो ये सारी चीजें सामने हों, और उन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं कि इनका लंदन में इलाज हो। अमेरिका में उन्होंने रिकमेंड किया, जो डॉक्टर थे इनके गवर्नमेंट के, कि उधर अमेरिका में बोस्टन में इनका एक हॉस्पिटल है जहां इनको ये ट्रीटमेंट मिल सकता है। तो कहने का मकसद है कि एक ऐसी कॉम्प्लिकेटेड जो उनकी मल्टीपल डिजीज हैं, उनके लिए अल्लाह करे उनके सेहत पे कामला था, अल्लाह ताला फरमाए, वो आएंगे। अच्छा, वो गरीब है। पिछले 2 सालों से नवाज शरीफ साहब का एक बयानिया, एक अलग बयानिया रहा है, बड़ा सख्त बयानिया रहा है जब उन्हें उनके वजीर आजम के ओहदे से उनको हटाया गया। और इस बयानिए से आप भी जानते हैं, आप मुत्तफिक हों या ना हो वो एक अलग बात है। उस बयानिए से शहबाज शरीफ साहब हमें एक फासले पर हमेशा नजर आए। कभी भी वो इदारों से एक सख्त पोजीशन उनके साथ लेने के हामी नहीं रहे, इदारों से टकराव के कभी हामी नहीं रहे। और इसमें भी कोई शक नहीं, नवाज शरीफ साहब के बाहर लंदन इलाज के लिए जाने में शहबाज शरीफ साहब का बड़ा एक अहम रोल था, उन्होंने प्ले किया, बड़ी उन्होंने कोशिश की। अब दोनों यहाँ नहीं हैं, तो अब पार्टी में किसका बयानिया चलेगा? एक जाहिर है इसमें तो कोई शक नहीं है, पार्टी में एक 2 धड़े हैं, एक शहबाज शरीफ साहब के साथ चलता है, उनको फॉलो करता है, और एक नवाज शरीफ और मरियम बीबी को फॉलो करता है। तो इन दोनों लीडरान की मौजूदगी में पार्टी उमूर कैसे चलेंगे? किस बयानिए पर पार्टी चलेगी? देखिए, मैं नहीं समझता कि ये जो एक फसाद खड़ा किया गया है कि 2 बयानिए हैं। पार्टी के कायद मियां नवाज शरीफ साहब हैं और उनकी जो राय होती है वही फाइनली जो फैसला होता है, या राय समझ लें या जो उनकी फिलॉसफी है उसी पे अमल किया जाता है। आप मुझे बताएं, ये नवाज शरीफ साहब की तो राय मौलाना फजलुर रहमान के धरने में भरपूर हम शिरकत करेंगे। अब शहबाज शरीफ साहब की बिल्कुल इस बारे में राय मुख्तलिफ थी, तो आप मुझे बताएं कितना को फिजिकली आप लोग उस धरने में गए और जा के आप लोगों ने वहां पे सपोर्ट किया मौलाना को उस तरीके से? शाजिया, यही मैं बताने लगा था, शायद आपको क्लियर हो जाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब का जब प्रोग्राम आया तो उसपे यही था कि जी धरना उन्होंने देना है, उन्होंने ये सारा सिलसिला जो अभी ABC सारा प्लान है उनके उन्होंने शुरू करने हैं।
उस वक्त भी यही बात हुई, क्योंकि मौलाना साहब का अपना एक इनिशिएटिव था, उन्होंने ये शुरू काम किया, तो उस पर हमारी जो राय थी वो जो भी थी, लेकिन जो मियाँ साहब ने फैसला किया, बड़े मियाँ साहब ने, वो एक खत की सूरत में उन्होंने एक खत अपने हाथ से लिखा और वो आके मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, उनके डॉक्टर अदनान साहब जो उनके उसने फिजिशियन है, उन्होंने दिया सील बंद, और उन्होंने कहा कि ये पार्टी को भी बता दे, और उन्होंने हमें अपनी जो सीनियर क़यादत थी उसमें बैठे हुए उन्होंने पढ़ के सुनाया, और वही लेटर मौलाना फजलुर रहमान साहब को पहुंचाया, जो उन्होंने अपने सीनियर कायदीन के साथ पढ़ा, और उसी पे हूबहू अमल हुआ है। अगर लेटर आपके पास, तो उसके कंटेंट्स भी आ गया मीडिया के पास, उन्होंने जो कहा उसी पे पीएमएलएन ने अमल किया और उसी पे अमल कर रही है। ये मैं आपको बड़ा क्लियरली बताता हूँ। ये जो बात है कि वो उनका ये था कि धरने में बैठा जाए, बिल्कुल नहीं उन्होंने कहा धरने में बैठा जाए। उस लेटर में उन्होंने कहा जी एक दिन का प्रोग्राम रखें, उनका इस्तकबाल करें, उनके साथ चले, और वहां जाके एक दिन का आप प्रोग्राम जो है जलसे का वो करके, आगे भी उन्होंने प्रोग्राम दिया था कि इसको तहरीक बनाया जाए और 3-4 महीने पे इसको स्प्रेड ओवर किया जाए। तो मैं समझता हूँ ये जो बातें हैं, शहबाज शरीफ साहब की राय शामिल हो, उनकी राय फिर हमें हो सकता है उनकी राय हावी रही हो। अगर मेरी शादिया आपके साथ मैं राय देता हूँ आपको और आप मान जाते हैं, या आप मुझे राय देते हैं मैं मान जाता हूँ, तो इट मीन्स कि मैं उससे कन्विंस हूँ, या मैं वो मैं तो फैसला कर रहा हूँ। मतलब शहबाज शरीफ साहब कन्विंस करने में कामयाब हो गए ना नवाज शरीफ साहब को, इसका मतलब वो कामयाब हो गए? नहीं, ये आप फिर वही बात आप करते हैं कि जो मैं कहता हूँ, बिल्कुल आप जो कहते हैं पार्टी के मामला किस तरह चलेंगे। देखें, वो एक तो शहबाज साहब जल्दी वापस आएंगे, दूसरा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे एक कलेक्टिव हमारा एक ग्रुप वो है, तो आएंगे, लेकिन वो जो जो हलफनामा दे के गए कि वो भाई को भी वापस लाएंगे, उन्हें उस पर भी पूरा उतरना है, नहीं तो तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे शहबाज। वो भी इंशाल्लाह आएंगे। मैं भी आपको कहता हूं कि इंशाल्लाह वो आएंगे, आप फिक्र न करें। ये तारीख लिखी जा रही है, आप देखेंगे कि वो आएंगे सेहतमंद होकर, अल्लाह ताला के फजल से आएंगे, और शहबाज साहब भी आएंगे, और पार्टी भी इंशाल्लाह चलेगी। आप देखेंगे कि पार्टी में, और उनसे हम जो है वो जो उनकी गाइडेंस है वो बड़े मियाँ साहब से और मियाँ शहबाज शरीफ साहब से उधर से भी लेते रहेंगे अगर कोई ऐसा इशू आया तो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। राना तनवीर हुसैन साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। नवाज शरीफ साहब का लंदन जाना और फिर कल वज़ीर आज़म की जो तकरीर थी, जो इनका एग्रेशन था, वो साफ नज़र आ रहा था कि वज़ीर आज़म साहब से शायद ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो है ये लंदन क्यों चले गए हैं, और फिर जो वज़रा की जो तनकीद हो रही है, और फिर कल जो वज़ीर आज़म ने निज़ाम इंसाफ पर सवालात उठाए, इस पर मैं बात करूँगी। मेरे साथ सेनेटर फैसल जावेद खान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया फैसल आपका। फैसल, बिलाखिर नवाज शरीफ साहब तो चले गए ना, वो तो आज लंदन चले गए, लेकिन कल वज़ीर आज़म की जो तकरीर थी, एक एग्रेसिव तकरीर थी, वो बड़ी जो है ना, वो गहरे असरात जो है ना वो छोड़ रही है। एक तरफ उन्होंने कहा जी भाई मेरी काबीना ने कहा कि नवाज को ना जाने दो, लेकिन मुझे रहम आ गया। फिर एक ये चीज़ वाज़ेह होगी कि शायद हमारी काबीना बेरहम है, सिर्फ हमारे जो वज़ीर आज़म है उनको ही रहम आता है। दूसरा, उनके एग्रेशन से ये एक बहुत ज़्यादा तासुर मिला कि शायद वो ये सब कुछ चाहते नहीं थे। जो कुछ हुआ, जिस तरीके से वो अब चले गए, भले ही अदालत से उनको इजाज़त मिली, लग रहा था कि वो ये चीज़ें कबूल करने को तैयार नहीं है जो जिन हालात में नवाज शरीफ साहब वापस चले गए। तो बात यह है कि अगर आपने रहम खा ही लिया है बकौल उनके, तो फिर ज़रा ग्रेस का मुजाहरा भी कर दें। फिर इतना गरजने बरसने की क्या ज़रूरत है? अच्छाई कर भी दी और फिर आप जो है ना उसको खुद ही बुरा बना रहे हैं। देखिए, बात अच्छाई की नहीं है, बात यह है कि कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई इंसान, दूसरा इंसान बीमार हो। कोई चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। और हम जब मियाँ साहब बीमार हैं और वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर उनको एक वन टाइम परमिशन दी जा रही है कि आप जाएं, अपना इलाज करवाएं और वापस आ जाएं। प्राइम मिनिस्टर जो कह रहे हैं कि इस मुल्क में एहतसाब जब तक नहीं होगा, अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं होगी, ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। इस मुल्क के साथ जो इन्होंने किया है, जो पिछले 30 साल बारी बारी आके
क्या वजह है? पाकिस्तान की आवाम गरीब हुई है और ये कुछ खानदान है जो बहुत ज्यादा अमीर हुए हैं, इनकी बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज, इनकी बाहर जायदादें ऊपर गई, इनकी ओमनियां ऊपर गई, इनकी टीटियां ऊपर गई, इनकी सब चीजें ऊपर गई, लोग नीचे गए। इस तरह का निजाम नहीं चल सकता जब तक हम अकाउंटेबिलिटी नहीं लेके आएंगे। और ये इमरान खान साहब की कमिटमेंट है कि जब वो पॉलिटिक्स में आए थे उनका यही कमिटमेंट थी कि उन्होंने करप्शन के खिलाफ, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ जिहाद किया। 22 साल उन्होंने स्ट्रगल की और जब मंजिल पे पहुंचे हैं, कैसे हो सकता है उससे पीछे हटे? ये बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब एक फैसला हो गया तो उसको बस एडमिट कर लें। अगर आप लोगों को ये कबूल नहीं था, वज़ीर आज़म को कबूल नहीं था, फिर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको जमानत मिल रही थी, रिलीफ मिल रहा था, फिर आप लोगों को वहां पर काउंटर करना चाहिए था, फिर इस फैसले को आज चैलेंज कर देना चाहिए था, जो आप लोगों ने नहीं किया। काबीना में भी यही फैसला हुआ कि चैलेंज नहीं होना। फिर कोई वजीर कह रहा है कि वो अच्छे हशाश बशाश, जो फैसल वाडा का आप जरा ट्वीट देख लें, सऊदी अरब के बाद एक बार फिर नवाज शरीफ मुल्क से रवाना, सूट पहने हशाश बशाश अपने पांव पर जहाज के अंदर गए, दुआओं की बजाय फूल बरसाए गए, एक बार फिर पाकिस्तानी निजाम को अंगूठा दिखाकर चले गए। ये तनकीद आप लोग नवाज शरीफ पर कर रहे हैं या उन अदालतों पर कर रहे हैं जहां से उनको रिलीफ मिला, जहां से उनको इजाजत मिल रही है जाने की? समझ नहीं आ रही आप लोग कर क्या रहे हैं। शाजिया, आपका सवाल बहुत बड़ा है, मुझे जवाब देने की आपने पहले प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के ऊपर पूछा। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर वन टाइम परमिशन दी है और जो हाई कोर्ट का फैसला आया वो भी कबूल किया है, क्योंकि हाई कोर्ट ने ज्यादा सख्त शराइत रखी हैं। वो इसलिए कि जो अदालत में जमानत दी ना सिर्फ शहबाज शरीफ ने बल्कि नवाज शरीफ साहब से भी जमानत ली गई, और अगर ये इसको पूरा नहीं करते तो वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे और आर्टिकल 62, 63 लगेगा, शहबाज शरीफ भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो उनकी पॉलिटिक्स ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए अदालती फैसला भी मानते हैं। हमने बॉन्ड की शर्त क्यों रखी थी? बॉन्ड की शर्त इसलिए हमने रखी थी कि एक से जायद अफराद हैं इस खानदान के जो बायर है, मफरूर है, मतलूब है, इश्तिहारी हैं, इनके 2 बेटे, इनका समधी, इनका भतीजा, और ये जितने केसेस चल रहे हैं नवाज शरीफ इसमें मरकजी किरदार हैं। तो अगर वो वापस नहीं आते तो इन केसेस का प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए ये बॉन्ड की शर्त रखी थी। और बॉन्ड इन्हें वापस मिल जाना था, जब ये वापस आते लगेज लेने से पहले इन्हें बॉन्ड मिल जाता। लेकिन बहरहाल वो अदालत गए, अदालत में अदालत का फैसला आया, हमें वो भी कबूल है। और मियां साहब को अल्लाह ताला जल्द सेहत दे, वो अपना इलाज करवाएं और वापस आए। वो एक डिप्रेशन में लग रहे थे कि शायद वो कोई एनआरओ, देखिए ये भी नहीं कबूल है ना। आज तो वो भी फैसला आया, मैं देख रहा था कि डिसीजन को अभी कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे, अपील में नहीं जा रहे, वो जब तक जनवरी में आएगा फैसला, इसका केस तो चल रहा है अभी। ये बीच में इंटरम ऑर्डर आया है कि क्योंकि इलाज जरूरी है तो ये 4 हफ्तों का उनको दिया है कि आप इलाज करके वापस आएं। केस चल रहा है जनवरी में, जब इसका डिटेल फैसला आएगा फिर इसके अपील में जाना है कि नहीं जाना, फिर फैसला होगा। लेकिन ये कहना, जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच है, किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा, और डील शील किसी से नहीं हो रही है। एनआरओ डील जो होती है, होता क्या है, उसमें अल अजीजिया केस बंद हो जाता है, उसमें सरे महल छोड़ दिया जाता है, उसमें स्विस बैंकों की दौलत छोड़ दी जाती है, उसमें जिससे इनकार करते रहते हैं। लेकिन साद अल हरीरी लगाई हुई है और एनआरओ आप लोग दे सकते हैं, आप लोग दे सकते हैं, क्यों नहीं? हुकूमत कैसे दे सकते हैं? हुकूमत वक्त जो होती है वो डीलें करते हैं आपस में। अच्छा, अगर नहीं दे सकते इमरान खान एनआरओ, तो ये इमरान खान को बुरा भला क्यों कहते हैं सारा वक्त? ये सब तो कंटेनर पे क्यों इकट्ठे हुए हैं? ये अपनी चोरी बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। किसने मांगा इमरान खान से एनआरओ? किसी ने मांगा है आप लोगों से? ये सब इमरान खान को बुरा भला कहते हैं, वो कंटेनर पे इकट्ठे हो गए, असेंबली में शोर शराबा करते, किस चीज के लिए? एनआरओ के लिए। हुकूमत वक्त जो है, ऐसी हमारे मुल्क में ऐसी डील्स होती रही हुकूमत वक्त के साथ कि जी हम आपके साथ करते हैं, आपके साथ मिलकर चलेंगे, मिल मिलाव होगा। हमारे केसेस को पता है कौन सी ताकतें होती थी, कौन सी कुव्वतें होती थी, ये वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, सब पता है। अच्छा चले, ऑपोजिशन तो आप लोगों, पीपल्स पार्टी भी एनआरओ ले चुकी है, पीपल्स पार्टी भी मशहूर जमाना एनआरओ, नवाज शरीफ भी ले चुके हैं। मैंने आपको लिया था ये भी बता दें, कौन से एनआरओ थे, किससे लिया, किसने दिया, वो भी आपको भी पता है, हमें भी पता है। हुकूमत उस वक्त की हुकूमत से लिया था ना।
ठीक है, अच्छा जरा इस बहस से थोड़ा आगे निकलते हैं। आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन जो है वो बड़ा आप लोगों पर दबाव डाल रही है, मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, लेकिन आप लोगों की इत्तेहादी आप लोगों से तो एनआरओ नहीं मांग रहे हैं ना। आप देखें, ये आप लोगों के वुज़रा तो ये कहते हैं ना कि दबाव में ला रहे हैं कि शायद इनको एनआरओ दे दिया जाए। बहुत से वुज़रा भाई इस तरह की बात करते हैं, लेकिन इत्तेहादी आप लोगों से क्यों नाराज हो रहे हैं? आप देखें परवेज इलाही साहब ने पिछले कुछ दिनों में कितने इंटरव्यूज दिए हैं, वो आप लोगों की गवर्नेंस पे बात कर रहे हैं, वो बुज़दार साहब के काम उस गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। फिर ये कहा जा रहा है कि जो है ना तहरीक, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया भाई तहरीक इंसाफ को खड़ा करने के लिए हमारी जो पार्टी है उसको जबरदस्ती तोड़ा गया। तो ख्याल रखें ये ग्रजेस किसी ना किसी तरीके से निकल ना जाए, अपने इत्तेहादियों को साथ लेकर चलें। शाजिया, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो इत्तेहादी हैं हमारे साथ हैं, जो फेडरल कैबिनेट है या हमारी बाकी कैबिनेट में इनकी रिप्रेजेंटेशन है, इनकी पार्टियों के लोग हमारे वजीर हैं, कैबिनेट में इनका शेयर है और कैबिनेट में सब मुत्तफिका तौर पे कंसेंसस के साथ ये चल रही है। एक दो अगर को आपसे शिकायतें, एक दो नहीं सुन लेना, जीडीए को आपसे शिकायतें, एमक्यूएम को आपसे शिकायतें, फिर ये परवेज इलाही साहब के अपने इशू, वो अलग बातें कर रहे हैं। तो बताएं ना कौन सा इत्तेहादी आप लोगों से खुश है? आप लोग तो टाइम ही नहीं देते, जीडीए का तो आप लोगों से शिकायत ही है, मिलते ही नहीं है वज़ीर आज़म साहब। शाजिया लग ये रहा है कि मैं एंकर हूं और आप प्रोग्राम में आई हैं। नहीं, मैं सवाल पूछ रही हूं, आप जवाब दीजिए। सवाल पूछ रही हूं मैं सवाल अच्छा ठीक है। सुने, मैं कहने का मकसद ये है कि छोटे मोटे कंसर्न्स होते हैं जब आप मुख्तलिफ पार्टीज आपस में मिलके करती है, छोटे मोटी चीजें होती हैं। अब भी मैं आपको बताऊं, इस वक्त जो अभी टाइम है, ये हम जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, हम सारे इत्तेहादी हमारे साथ ऑन बोर्ड है, आप फोन करके सबसे पूछ लें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फैसल जावेद खान हमारे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, हुकूमत का ये दावा है कि मुल्क में मुआशी इशारिये जो हैं ये मुस्बत जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज काबीना के इजलास में मुआशी टीम को सराहा और ट्वीट करते हुए कहा कि पाकिस्तानी मईशत बिल आखिर दुरुस्त समत में निकल पड़ी है, क्योंकि हमारी मुतअद्दिद इस्लाहात बावर साबित हो रही हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि 4 सालों में पहली बार पाकिस्तान का करंट अकाउंट जो है ये अक्टूबर 2019 में जो है ये खसारे से निकला है और इसके हुजम में इजाफा हुआ है, जो सितंबर 2019 के मनफी 28 करोड़ 40 लाख डॉलर के मुकाबले में अक्टूबर 2019 में मुस्बत 9 करोड़ 90 लाख डॉलर रहा और अक्टूबर 2018 के मनफी 1 अरब 28 करोड़ डॉलर के मुकाबले में सितंबर 2019 में मनफी 28 करोड़ 40 लाख डॉलर रहा। खसारे से निकलना वाकई मुआशी टीम की यकीनन एक बड़ी सक्सेस है, कामयाबी है, लेकिन दूसरी तरफ गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकिर भी हमें मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से काफ़ी पुरुमीद नज़र आ रहे हैं और कल कराची में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि IMF की शराइत सख्त हैं, मुआशी तरक्की इस साल कम होगी, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुआशी इस्लाहात जारी हैं, गैर मुल्की जो सरमाया है वो आ रहा है और जल्द ही खुशखबरियाँ मिलेंगी। जबकि एक्सचेंज में भी हमें बेहतरी नज़र आ रही है, तेज़ी नज़र आ रही है और 9 महीनों के बाद स्टॉक एक्सचेंज ने 38,000 की हद अबूर की है। लेकिन इस सब मुस्बत इशारों के बावजूद तस्वीर का दूसरा रुख ये भी है कि जारी माली साल की जो पहली समाही थी, इसमें जुलाई से सितंबर के दौरान मुल्क के जो बैरूनी कर्जे और वाजिबात थे इनमें 60 करोड़ डॉलर का इजाफा भी हुआ, जबकि बैरूनी कर्जों का मजमूई हजम सितंबर के ख़त्म तक बढ़कर 106 अरब 90 करोड़ डॉलर हो गया है। मुल्क में इसमें भी कोई शक नहीं, महंगाई का तूफान आया है। अवाम आज भी 300 से 400 रुपए किलो तक टमाटर ख़रीदने पर मजबूर हैं। बिजली, गैस, अद्वियात की कीमतें जो हैं इससे अवाम परेशान हैं, ये एक हकीकत है। जबकि चेयरमैन FBR ये कहते हैं कि IMF ने टैक्स रेवेन्यू हदफ कम करने का मुतालिबा तस्लीम नहीं किया है। सवाल ये है कि जो मुल्की मईशत में बेहतरी के इशारे हमें दिए जा रहे हैं, ये इनके जो असरात हैं ये एक आम आदमी तक, आम आवाम तक कैसे पहुंचेंगे और सबसे बड़ा सवाल कब तक पहुंचेंगे, इस पर मैं बात करूंगी। मेरे साथ माहिर मौशियात डॉक्टर इशफाक हसन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, पिछले हफ्ते आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते भी कहा गया कि हमारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं ये टर्न अराउंड हो रहे हैं
वज़ीर आज़म ने अपनी मौशी टीम को मुबारकबाद भी दी, खराज तहसीन भी पेश किया गया। मुझे बताइएगा ये कि वाकई हालात ऐसे ही हैं जैसे हमें बताए जा रहे हैं, क्योंकि जो कहा जाता है कि हुकूमत ने जो पहले माली साल 2018-19 में जीडीपी ग्रोथ का जो क्लेम की थी वो थी 3.3%, लेकिन हफीज पाशा साहब को जब देखें सुने पढ़े तो उन्होंने कहा कि नहीं जी ये तो 1.6% है। और फिर जो प्राइमरी डेफिसिट के बारे में हुकूमत जो क्लेम कर रही थी कि वो 1.5% के करीब है, हफीज पाशा साहब कहते हैं कि नहीं जी वो भी 3% के करीब है। रियलिटीज कहीं ना कहीं मुख्तलिफ हैं, लेकिन हुकूमत जो बता रही है वो कुछ और बता रही है हमें। हकीकत क्या है? देखिए, मेरे ख्याल में जो मौशी टीम है वो एफर्ट तो कर रही है, और जहाँ तक करंट अकाउंट में बेहतरी की बात है तो वाकई इसमें बेहतरी हुई है। लेकिन हम जैसे जो स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, हमें बड़ा स्ट्रिक्टली वार्न करके हमें पढ़ाया जब जाता है तो ये कहा जाता है कि किसी एक महीने के नंबर पे आप इतने ज्यादा खुश ना हो जाया करें। गालिबन प्राइम मिनिस्टर को ये बताते नहीं है उनकी इकोनॉमिक टीम कि अगर ये सरप्लस है तो ये क्यों हुआ है, और इसके जो असरात बाकी मईशत पे पड़ रहे हैं वो कोई नहीं बता रहा है। ना प्राइम मिनिस्टर साहब उसकी तरफ तो कभी ट्वीट करते हैं कि जी हाँ महंगाई बहुत बढ़ गई है, कभी प्राइम मिनिस्टर के हमने नहीं सुना कि जी हाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो नेगेटिव हो गई है। कभी प्राइम मिनिस्टर ने जीडीपी ग्रोथ के बारे में नहीं कहा, कभी प्राइम मिनिस्टर ने रेमिटेंस की तरफ नहीं कहा जो नेगेटिव में है, हालांकि सबसे ज्यादा वो ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए काम भी करते हैं और उसका प्रचार भी करते हैं ना। रेमिटेंस की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, और वो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो किसकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं? जो हॉट मनी आ रहा है, और उनको स्टेट बैंक ने पट्टी पढ़ाई है कि सर इसकी वजह से जो है देखें फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा। बाबा वो हॉट मनी है, वो कल इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा, वो सब निकल जाएगा पैसा यहाँ से। तो मैं बार बार ये चीजें कहता हूँ कि करंट अकाउंट में अगर ये मान लिया जाए, डॉक्टर साहब अगर ये मान लिया जाए कि हुकूमत के इशारे जो हैं ये मुस्बत हैं, दुरुस्त हैं, तो अब जो ग्रोथ है वो कहते हैं कि आगे की तरफ जाएगी, लेकिन अब हुकूमत ने जो जॉब क्रिएशन करनी है, घर बनाने हैं, ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि आप जानते हैं जो IMF का प्रोग्राम है, ज़रा पॉलिसीज तो फिर सारी वहीं से बनती हैं, हमारे उस प्रोग्राम के तहत बनती हैं, और 39 महीने का 39 मंथ्स का, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये प्रोग्राम में अभी 3 महीने गुजरे हैं, 3 साल हमने इस प्रोग्राम में रहना है। तो उस प्रोग्राम के रहते हुए हमारी हुकूमत ने जो टारगेट सेट किए वो कैसे अचीव होंगे? बात आपकी सही है, इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूं कि, और इनकी इकोनॉमिक टीम को मैं खासकर कहता हूं, चलो प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता है इन सब इतनी टेक्निकलिटीज का, इनकी इकोनॉमिक टीम को पूरी पिक्चर देनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर को कि सर देखें हमारा जो मेन चैलेंज था जिसकी वजह से हम IMF में गए थे वो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू था। तो हमने इकोनॉमी को बिल्कुल बंद कर दिया है, और बंद करने से इंपोर्ट हमारे गिर गए और हमारा करंट अकाउंट बेहतर हो गया है। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो बेहतरी आई है वो इस वजह से आई है, लेकिन उसके जो असरात पड़ रहे हैं वो बड़े देर पर असरात हैं, क्योंकि जो लोग हर साल जो है जो नौकरियों के तलाश में निकलते हैं, जॉब मार्केट में आते हैं, ये 2% 2.5% ग्रोथ से तो उनको नौकरियां नहीं क्रिएट कर सकेंगे हम। तो और वोट इन्हीं ने देना है, वोट करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं देना है। लोग जो वोट देंगे प्राइम मिनिस्टर को वो यही जिसको हम नौकरियां दे रहे हैं। जॉब्स क्रिएशन जब तक नहीं होगी तो लोगों को जब मुलाजमतें नहीं मिलेंगी, उनके इनकम में इजाफा नहीं होगा, वो अपने आप को शील्ड करेंगे इन्फ्लेशनरी प्रेशर से, वो उसी वक्त कर सकते हैं जब उनकी जेब में पैसे हों। अच्छा डॉक्टर साहब एक और बड़ी आम बात, आजम साहब को ये बताया जाता है कि जो ट्रेड गैप है इसको हमने कम कर दिया है। हमने जो करंट अकाउंट है ये $2.7 बिलियन गालिबन इसका जो खसारा ये कम हुआ है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो आप भी बात कर रहे थे, बताया जाता है वज़ीर आज़म को कि ये इशू भी ठीक हो गया है। इन सब टारगेट्स को अचीव करने के लिए आप नहीं समझते कि हुकूमत ने पॉलिसीज ही ऐसी बनाई कि एक आम आदमी तंग हुआ, आम आदमी को इससे सफ़र करना पड़ा? ये भी जो कहते हैं कि 96% जो 96% ट्रेड गैप आया है, ये आपने इम्पोर्ट के हवाले से जब अपनी पॉलिसी
पॉलिसीज इतनी सख्त बनाएंगी जो हमारा एक आम आदमी का जो एक बिजनेस है, एक बिजनेस तबके का भी, वो जो हम उस पर डिपेंड करते हैं, इम्पोर्ट जो रॉ मटेरियल है, आपका इम्पोर्टेड जो कैपिटल है, इसके अलावा आपकी जो इम्पोर्टेड मशीनरी है, जब पॉलिसीज आपकी इतनी सख्त होंगी तो कोई इम्पोर्ट कैसे करेगा? तो वो जो गैप है वो तो ऑटोमेटिकली कम होगा। फिर इसमें इनका क्या कमाल है? देखिए, मैं यही तो कह रहा हूं कि हमने थोड़ा सा ओवरकिल कर दिया है। ये रिजल्ट हासिल करने के लिए गवर्नर स्टेट बैंक ने ओवरकिल किया है। इंटरेस्ट रेट को जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया, करेंसी को जरूरत से ज्यादा डिवैल्यू कर दिया, और बहुत ज्यादा हमने यूटिलिटीज की प्राइसेस बढ़ाई हैं। लेकिन उस लिहाज से लोगों की आमदनी में इजाफा नहीं हुआ है। बिल्कुल। तो इसलिए आप प्रेशर जो लोगों पे पड़ा हुआ है वो उसी की वजह है। तो जहां तक करंट अकाउंट है, बिल्कुल ठीक है, उसमें बेहतरी हुई है। प्राइम मिनिस्टर बेशक ट्वीट करें, लेकिन इकोनॉमिक टीम की तरफ से बार बार कहूंगा, क्योंकि वो बताते हैं, सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन देते हैं प्राइम मिनिस्टर को। वो इंफॉर्मेशन देते हैं जिससे प्राइम मिनिस्टर ट्वीट करें और वो खुश भी हो जाए। वो ये नहीं बता रहे हैं कि सर जो हमने जिस तरीके से इसको बेहतरी की है उसके ये असरात भी पड़ रहे हैं। तो अब इकोनॉमी को थोड़ा सांस लेने का मौका देना चाहिए। हमने गला दबा दिया है, उसको अब थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस दिया जाए। और वो कैसे ब्रीदिंग स्पेस देंगे? सबसे पहले डिस्काउंट रेट को कम करें, बिल्कुल, वो एक सिग्नल होगा। लेकिन मुझे यह मालूम है कि गवर्नर स्टेट बैंक ये काम नहीं करेंगे, इसलिए कि उन्होंने दुनिया के जो बैंकर हैं उनके साथ बातचीत की हुई है कि भाई हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के रखेंगे, तुम डॉलर लाओ मुल्क में, पाकिस्तान में, उसको रुपए में कन्वर्ट करो और उसको इन्वेस्ट करो ट्रेजरी बिल्स में, 3 महीने 6 महीने वाले बिल में। सही। और वो इसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसे वो बना रहे हैं। और अब हम उसी में खुश हो गए कि इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है हमारे मुल्क में। वो हार्ट बनी है, हमें से बचना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें खुश नहीं, हमें बचना चाहिए इस किस्म के पैसे। ठीक, बहुत बहुत यार डॉक्टर इशफाक हसन साहब हमारे साथ थे। प्रोग्राम में बढ़ते हैं आगे और एक अहम स्टोरी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के हवाले से। ब्यूरोक्रेसी की जो हैसियत है नाज़रीन हमारे मुल्क में, ये रीढ़ की हड्डी जैसी होती है। हुकूमतें बदलती हैं, हुकूमती पॉलिसीज़ बदलती हैं, लेकिन इन पॉलिसीज़ पर अमल दरामद करवाना ब्यूरोक्रेसी का ही काम होता है। जब से तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई है तब से हमें हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी के दरमियान जो मामलात हैं ये सेटल होते हुए नज़र नहीं आए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इक़्तिदार संभालने के बाद ब्यूरोक्रेसी को एतमाद में लेने की कोशिश भी की थी, लेकिन फिर कुछ अरसे में ही के बाद ही वज़ीर आज़म हमें इसी ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ फिर शिकवा शिकायतें करते भी नज़र आए थे कि ब्यूरोक्रेसी हमें काम नहीं करने देती है, ब्यूरोक्रेसी फाइलें दबा कर रखती है। दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी के हवाले से ये खबरें आती हैं कि ब्यूरोक्रेसी खुद गो स्लो पॉलिसी पर जो है वो अमल दरामद कर रही है, जिसकी असल वजह जो है वो हुकूमती वज़रा का एक सख्त रवैया है। हमारे ही प्रोग्राम में वज़रा ये कहते हैं कि हम 1 साल में 1 ब्यूरोक्रेट तब्दील करें या 5, ये हमारी मर्जी है। सवाल ये है कि क्या वज़रा ब्यूरोक्रेसी को सेमेस्टर सिस्टम के तहत आखिर क्या चला रहे हैं कि चंद माह बाद नया ब्यूरोक्रेट लगा दिया जाता है? ब्यूरोक्रेसी के सर पर हर वक्त तबादलों की जब तलवार लटकती रहेगी तो वो काम कैसे करेंगे, हुकूमत के साथ कैसे जो है ना वो चल सकेंगे? इस बात का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि सिर्फ पंजाब में 1.5 साल के अंदर 4 IG तब्दील हो चुके हैं, जबकि हमारे ज़राए से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान की अदम दिलचस्पी की वजह से टॉप ब्यूरोक्रेट्स की ग्रेड 22 में जो तरक्की है ये 1 महीने से इल्तवा का शिकार है, जिसकी वजह से इस ग्रेड में 14 जो अहम इंतज़ामी पोस्ट हैं ये खाली पड़ी हैं और तरक्की के अहल जो ईमानदार पुलिस सिविल ब्यूरोक्रेट्स हैं इनमें यकीनन एक तशवीश जो है वो शुरू हुई हुई है। और जिस हाई पावर्ड बोर्ड के इजलास में ये फैसला होना होता है उसकी सदारत भी वज़ीर आज़म साहब जो हैं ये खुद करते हैं। इस सब पर मैं बात करूँगी, हमारे नुमाइंदा खुसूसी अनवर सुमरा मेरे साथ हैं। अनवर, बड़ी हैरानगी की बात है कि जब वज़ीर आज़म ने ये फ़ैसला करना है ब्यूरोक्रेट्स को प्रमोट करने के हवाले से, किसने 20 से 21 ग्रेड में प्रमोट होना है, किसको म्यार के लिहाज से मेरिट के लिहाज से ग्रेड 21 से ग्रेड 22 में तरक्की देनी है, वज़ीर आज़म साहब खुद इसमें दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों इस पर बड़ा गो स्लो की पॉलिसी इख्तियार किए हुए हैं? जी देखें शाजिया, बात यह है कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि ब्यूरोक्रेट्स की जो तरक्कियां हैं और उनके तबादले जो हैं वो मेरिट पर किए जाएंगे।
तरक्की के हवाले से ये फैसला किया गया कि साल में 2 बोर्ड किए जाएंगे, जिनमें ग्रेड 20 से 21 के लिए प्रमोट किया जाएगा और ग्रेड 21 से 22 के लिए प्रमोट किया जाएगा। जो एक हाई पावर्ड बोर्ड है उसकी वज़ीर आज़म खुद करते हैं और उनका स्वाबदीदी इख्तियार है कि वो ग्रेड 21 से 22 में जो ब्यूरोक्रेट्स अहल हैं, सीनियरिटी कम फिटनेस के असूल के मुताबिक उनको प्रमोट करें। अब इसके बिल्कुल बरअक्स सूरत हाल ये है कि इस वक्त 14 सीटें ग्रेड 22 की खाली पड़ी हुई हैं और उनमें कुछ मसाइल आ रहे हैं। उनकी प्रमोशन का बोर्ड 1 माह से नहीं हो रहा, 1 माह से ज़्यादा हो रहा है। तो वो जो आम पोस्टें खाली पड़ी हैं और जो काम सियात ने उस पोस्टों पर रहकर अंजाम देने हैं, वो फिर इंतजामी उमूर चला कौन रहा है, कैसे चल रहे हैं, चल ही नहीं रहे? जी देखें, इसमें बहुत एक अहम इशू ये है कि जो माजी में ग्रेड 20 से 21 के लिए जो सुपर सीड ब्यूरोक्रेट्स हुए थे या ग्रेड 21 से 22 के लिए सुपर सीड जो ब्यूरोक्रेट्स हुए थे, उनको ब्यूरोक्रेट सर्कल में डेडवुड कहा जाता है। वो उन तमाम पोस्टों पर इस वक्त तैनात हैं और वो बोर्ड की ताख़ीर के भी वो ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि जो 20 से 21 में हुए हैं, इस 21 से 22 तरक्की है, उसके लिए ज़रूरी है कि आपने NMC किया हो और ग्रेड 21 में 2 साल के लिए आपने सर्व किया हो। लेकिन वो ब्यूरोक्रेट जो माजी में सुपरसीड हुए, लेकिन वो फिर अब वो ट्राई ये कर रहे हैं, यानी 22 के लिए सुपरसीड हुए या 21 के लिए सुपरसीड हुए, कि उनके केसेस को रिकन्सिडर वज़ीर आज़म साहब करें और उनको तरक्की दी जाए। जिसकी वजह से जो फ्रेश ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो 18 कॉमन से ताल्लुक़ रखते हैं या पुलिस सर्विस के 16 या 17 कॉमन से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके माजी में तरक्की के लिए केस कंसिडर ही नहीं हुए, उनमें तशवीश पाई जाती है। उनका ख्याल ये है कि वज़ीर आज़म साहब अगर गवर्नेंस को बेहतर करना चाहते हैं और अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जो सुपरसीडेड हैं, जिन पर यह इल्ज़ाम था कि वो करप्शन में मुलव्वस थे, वो बेईमान थे और नाअहल थे, अगर वो सुपरसीड माजी में हो गए हैं, उनके केसेस को रिकन्सिडर ना किया जाए। इसके अलावा जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं जो एलिजिबल हैं, मतलब PAS जो है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो है, उसकी 13 सीटें खाली हैं और 20 के करीब ब्यूरोक्रेट्स हैं जो ग्रेड 21 में 2 साल की सर्विस पूरी कर चुके हैं, एलिजिबल हैं, उनको बोर्ड में कंसिडर करें और वज़ीर आज़म अपना प्रोगेटिव इस्तेमाल करते हुए। एक शहर से दूसरे शहर में अगर तब्दीली करनी हो तो वो किन चीज़ों को मद्देनजर रखकर की जाती है? मैं एक ऐसे अफसर को जानती हूँ जो अच्छा भला लाहौर में काम कर रहा था एक डिपार्टमेंट में, तकरीबन 6 महीने पहले उसको लाहौर से उठा के मुल्तान जो है उसको भिजवा दिया गया, 6 महीने के बाद अब उसको फिर लाहौर वापस बुला लिया गया। तो ये क्या रवैया है कि किसी को एक जगह टिककर काम ही नहीं करने दिया जा रहा? देखिए शाजिया, इसमें हुकूमत के 2 प्रॉब्लम हैं। एक प्रॉब्लम ये है कि ये टेन्योर पोस्टिंग पॉलिसी को इंश्योर नहीं करते, जबकि वज़ीर आज़म साहब ने पहला स्लोगन ये दिया था कि तरक्की मेरिट पे दी जाएगी। दूसरा, जिस ब्यूरोक्रेट को जिस सीट पे लगाया जाएगा उससे आउटपुट ली जाएगी और उसकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। यहाँ सूरत हाल ये है कि पॉलिटिकल एलीट में इतनी एंग्जाइटी पाई जाती है। एक तो ब्यूरोक्रेट्स जिनका हक बनता है, देखें जो ग्रेड 17 में भर्ती हुआ है उसका आखिरी ग्रेड 22 है और वो एलिजिबल है, वो तमाम क्राइटेरिया पूरा करता है, जबकि जो सुपरसीड हुए थे वो क्राइटेरिया पूरा नहीं करते। है कि मरकज हो या पंजाब, दोनों जगह पर ही, सूबे में भी और मरकज में भी, फेडरल में भी, हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी के जो मसाइल हैं वो एक जैसे नजर आते हैं। अपनी मर्जी से ब्यूरोक्रेसी के तबादले किए जाते हैं और अपनी मर्जी से जो है ना वो बार बार तब्दीलियां की जाती हैं, जैसे 4 IGs की तब्दीली का मैंने हवाला भी दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अनवर सुमरा हमारे साथ थे। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का एडिटोरियल। नाज़रीन, किसी भी मुल्क का वज़ीर आज़म जो होता है वो उस मुल्क का वक़ार होता है और पूरी दुनिया उसको देखती है और वज़ीर आज़म के विजन से ही जो मुल्क है वो तरक्की करते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के वज़रा पर अक्सर ये तनकीद होती है कि वो बहुत सख्त बयानात देते हैं, उनका रवैया सख्त होता है, जिसकी वजह से अक्सर असम्बली में भी हम देखते हैं जब भी सेशंस होते हैं तलखी चलती है, ये हमें नज़र आती है और मीडिया पर भी अपोजिशन यही कहती नज़र आती है कि हुकूमती वज़रा को जो सख्त लहजा रखने का टास्क है ये वज़ीर आज़म की तरफ से मिला हुआ होता है। लेकिन कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ओहदे के बरखिलाफ काफ़ी गलत रवैया अपनाया और वज़रा हंस हंस कर दाद दे रहे थे। बड़े ही अफसोस की बात है। इस बात से कता नज़र कि किसका नज़रिया और किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, वज़ीर आज़म की इस बात को मुल्क के संजीदा जो हल्के हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा उन पे क्रिटिसाइज़ उनको किया जा रहा है, तनकीद का निशाना उनको बनाया जा रहा है और ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी वज़ीर आज़म की जानिब से बिलावल भुट्टो के लिए साहिबा के लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए थे, जिस पर अपोजिशन काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी थी, काफ़ी हंगामा भी बर्पा किया था। वज़ीर आज़म को अब ये सोचना होगा
क्या वो किसी कंटेनर पर नहीं खड़े हैं जहां वो बतौर सिर्फ इमरान खान के तकरीर करते हैं, बात करते हैं, स्पीच करते हैं? अब उनके नाम के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान लगता है और वज़ीर आज़म को इस ओहदे के साथ बात करते हुए यकीनन जिम्मेदारी के साथ ये सोचना होगा कि वो क्या कहने जा रहे हैं, किसको कहने जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर अगर उन्होंने ऑपोजिशन को आड़े हाथों लेना ही है तो अल्फाज के चुनाव में एहतियाती बरत लें, जिससे ना तो किसी का तमस्खर उड़े और ना ही किसी की दिल आज़ारी हो। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।